जुड़े हुए लोग उसको समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये बात हमारी बात है। और नाटक कई सवाल दे जाता है। तो एक प्रश्न जो सबसे बड़ा आज भी ये नाटक हमारे लिए छोड़ता है कि क्या महापुरुषों द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों की आड़ लेकर सत्ता की राजनीति करना या जनता को छलना उचित है? कदापि नहीं। लेकिन आज भी यह कार्य चल रहा है। कहीं कहीं पर आवाज़ उठती है कि ये नाटक अब समसामयिक, ये नाटक अब प्रासंगिक नहीं है। आज ये नाटक प्रासंगिक नहीं रह गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाटक आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वो परिस्थितियाँ बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये नाटक प्रासंगिक नहीं है। और कई बार तो हम देखते हैं कि ये नाटक बड़ी मजबूती से प्रासंगिक होता हुआ दिखाई देता है। जो पहला दृश्य भिश्ती का प्रवेश होता है और उसमें वो भिश्ती गाना गा रहा है, मशक में पानी भरा हुआ है। बकरी को क्या पता था मशक बनके रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास हमारी। वहीं पर यहीं से नाटक की शुरुआत हम कहें कि पात्रों के आधार पर होती है। और जी मैं ये कहना चाहता था कि आप पात्रों की और ये बातें आपने शुरू ही कर दिया, नाटक की बातें आपने शुरू कर दी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। चूँकि सामने हमारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों को इस नाटक के कथानक के विषय में अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप संक्षेप में अगर इसका कथानक कुछ बता देते। हाँ ठीक है। तो पूरी कथा अगर विद्यार्थियों के सामने आ जाती और उसके बाद फिर हम इनके विषयों की चर्चा करते तो विद्यार्थी को समझने में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। जी हाँ, धन्यवाद साहब। कथानक इसमें 3 पात्र हैं, दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर जी। ये तीनों पात्र नाटक के वर्णन से पता चलता है, क्योंकि कहानीकार वर्णन करके एक चरित्र चित्रण पात्र का कर सकता है, लेकिन नाटक के पात्रों के चरित्र के बारे में हम उनके द्वारा वर्णन किए हुए या उनके द्वारा बोले हुए संवाद के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि ये चरित्र, इस पात्र का चरित्र क्या है। 3 लोग, एक दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर, ये तीनों पहले के यानी भूतकाल में डाकू रह चुके हैं। इनका काम था लूटना और उसी समय उन्हें ये भिश्ती को देखकर दुर्जन सिंह की धूर्तता, उसके दिमाग में कुलबुलाती है और वह कहता है कि एक सिपाही से कहता है कि अब हम डाकू नहीं हैं, हम शरीफ आदमी हैं। सिपाही रोने लगता है कि अगर आप शरीफ हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। बहुत बड़ा व्यंग है। और इसके बाद एक स्त्री की बकरी, एक गरीब स्त्री की बकरी वो सिपाही से मंगवाते हैं और उस बकरी को गांधी जी की बकरी का नाम दे करके सारा जो आलम है, यानी तीनों लोग और सिपाही मिलकर ये सिद्ध करने में जुट जाते हैं कि ये गांधी जी की बकरी है, और ऐसा सिद्ध भी कर देते हैं गलत तौर पर। और बाद में इसी बकरी की आड़ लेकर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। और
इसके विरोध में एक युवक है, हम उसे आदि विद्रोही का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जिस समय सभी की ना खत्म हो गई है, उस समय भी उसकी ना इस अन्याय के खिलाफ उठती है और बाद में ये एक के बाद एक पात्र सारे खुलकर सामने आते हैं। तो ये इस नाटक का कथानक है। जैसा कि जैसे आपने कहा शुरू में, अभी आपने कहा कि दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर, ये तीनों भूतकाल में इनका काम जो है वो डाकू पने का था, ये लूटते थे। और अब जो है इन्हें एक नया रास्ता बनाना है, एक नए तरीके से जो है इन्हें अपना काम करना है। और इसके लिए ये जो देखते हैं कि एक भिस्ती जो है वो मशक से पानी सींच रहा है, और उस मशक को देखकर दुर्जन सिंह के आपने कहा कि उसके उस शैतानी दिमाग में जो है वो एक विचार आता है और वो कुछ सोचता है, एक नया तरीका सोचता है जनता को लूटने का। और वो कहता है कि मुझे मिल गई रे। और ऐसे में अपने दो अन्य साथियों के साथ यहीं से नाटक की शुरुआत होती हो। कर्मवीर और सत्यवीर ये भी उसके साथी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एक पुलिस वाले को, सिपाही को ये लोग कहते हैं एक बकरी ले आओ, और कहते हैं कि अब हम दुर्जन नहीं हैं, अब हम सज्जन व्यक्ति बन गए हैं, शरीफ व्यक्ति बन गए हैं। तो ये जो है कि यहीं से जो है इस नाटक में जो व्यंग है या इस नाटक का जो कथानक है कि यही शुरुआत से ही, इस नाटक की शुरू से ही हम देखते हैं कि सत्ताधारी लोग और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इन दोनों की साठगांठ जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। और वो पुलिस वाला भी जो है, सिपाही जो है, वो भी बकरी लेने दौड़ा जाता है और बकरी ले आता है और बकरी लाता है। और फिर बकरी के माध्यम से बकरी को वो सिद्ध करते हैं कि ये बकरी कोई आम बकरी नहीं है, ये बकरी, इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ वो गांधी जी के पास थी। ये कोई साधारण बकरी नहीं है, ये 55 करोड़ की बकरी है। और कैसे उस बकरी को गांधी जी की बकरी सिद्ध कर देते हैं, और फिर उस बकरी की आड़ लेकर, या हम कहें कि बकरी के परोक्ष रूप में गांधी जी को लेकर, गांधी जी के नाम को लेकर, गांधी जी के मूल्यों को लेकर कैसे ये लोग एक नया रास्ता अपनाते हैं। जी हाँ, ये महापुरुषों के प्रस्थापित मूल्यों का दुरुपयोग और उसका उपयोग करके आम जनता को बरगलाना और बाद में उनका शोषण करना, ये दुर्जन सिंह जैसे लोग करते हैं। यानी जो अभी कहा गया कि वो जो डाकू जैसे दिखने वाले लोग अब अपने आप को शरीफ बताते हैं, और कहने का मतलब कि लूटना तो है लेकिन ज़रा ठीक से लूटना है, यानी उस तरह से नहीं, शरीफ बनकर लूटना है। और इसके लिए भले लोगों के स्थापित मूल्यों का उपयोग किया जाए या धर्म का उपयोग किया जाए, संप्रदाय का उपयोग किया जाए, किसी भी प्रकार से यानी लोगों को लूटना है। उसी समय जब सिपाही बकरी लेकर आता है और पूछते हैं कि ये बकरी किसकी है, तो दुर्जन सिंह कहता है कि ये गांधी जी की बकरी है और ये सामान्य बकरी नहीं है, इसका सम्मान होना चाहिए। हम बड़ी मुश्किल से खोज कर लाए हैं, न जाने कब से इसको खोजा जा रहा था और आज ये मिल गई। और उसी समय एक विपत्ति नाम की स्त्री का प्रवेश रंगमंच पर होता है। विपत्ति या हम इसे कहें कि एक समाज का शोषित वर्ग, उसका एक प्रतीक के तौर पर सर्वेश्वर दयाल जी हमारे सामने पेश करते हैं। और
वह क्योंकि आंचलिक और लोक भाषा का उपयोग है, इसलिए उसके जो संवाद हैं वो भी आंचलिक टोन में ही दिए हुए हैं। वो प्रवेश करती है और कहती है कि हुजूर ये बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा। सिपाही कहता है बकवास बंद कर, यह गांधी जी की बकरी है, भाग यहाँ से, यह 55 करोड़ की बकरी है। और उसे वहाँ से भगाने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद शुरू हो जाता है दुर्जनों का आध्यात्मवादी उपदेश और तरह तरह के पाखंड सारे इस बकरी की आड़ में शुरू हो जाते हैं। बकरी के लिए कहते हैं कि ये गांधी जी की बकरी है। ये जब वो स्त्री कहती है कि इसको अभी छोड़ दो आप, और ये अभी हमारे पास दौड़ी हुई चली आएगी। अभी कल छोटा लड़का पीपल के पत्ते लेकर आया था और उसके बाद इसको पीपल के पत्ते खिलाए गए थे। उसके बाद ये पता नहीं कहाँ चली गई, इसे आप लोग यहाँ ले आए हैं। तो दुर्जन कहता है कि नहीं, ये गांधी जी की बकरी है, तुम इसे क्या खिलाती थी? पत्ता खिलाती थी। तुमने इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। इस तरह की तोहमत उस पर लगाई जाती है। और फिर कहता है कि इस पर इसका सम्मान करो और तुम्हारे पास, लोगों के पास जो भी है, इस बकरी को अर्पण करो। और कहता है देखिए कितनी बड़ी आध्यात्मवादी बातें दुर्जनों के मुंह से निकलती हैं लोगों को बहकाने के लिए। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। कर्मवीर कहता है जब सवाल ही मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। और अंत में घोषित कर देता है यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं। और इसी बकरी की आड़ में शुरू हो जाता है सारा अत्याचार का सिलसिला। और औरत कहती है देखिए ये संवाद, हम आपकी प्रजा हैं सरकार। तो इतने पर भी अब शराफत का चोला जब इन लोगों ने पहन लिया है तो हर बात उसी की आड़ में कहेंगे, बिना गुस्सा हुए, बिना क्रोधित हुए। दुर्जन कहता है प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो। वो स्त्री को कहते हैं कि तुम प्रजा नहीं हो, तुम जनता जनार्दन हो और तुम्हारी बात सुनी जाएगी। यानी घुमा फिरा कर अपने आप को बिल्कुल न्याय का पक्ष लेने वाला सिद्ध करने में ये लोग जुट जाते हैं। औरत कहती हम अपनी बकरी चाहत हैं हुजूर। दुर्जन कहता है सत्यवीर इसे सत्य का मार्ग दिखाओ, इसे सत्य का मार्ग दिखाओ। आज भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें, आध्यात्म के उपदेश, सुबह उठकर व्यक्ति को पहले रोटी चाहिए, उसके बाद ये सारी बातें अच्छी लगती हैं। और यहाँ दुर्जन कहता सत्यवीर इसे सत्य का मार्ग दिखाओ। सत्यवीर कहता है कबीर दास कहे गए हैं। फिर वही बड़ी बड़ी बातें और स्थापित लोगों के द्वारा किए गए कार्यों की आड़ लेना। ई जग अंधा मैं के ही समझाऊं, बोल तूने क्या सीखा, उस विपत्ति से पूछते हैं।
और देखिए किस तरह से लोकनाट्य के सरल संवाद व्यंग्यात्मक शैली से प्रस्तुत किए हैं सर्वेश्वर दयाल जी ने। औरत हम एक ही औरत कहती हम एक बात समझत हैं, हम जानत हैं हुजूर कि कब खूंटे से खुलना चाहे, कब दूब चरना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन के। सत्यवीर कहता है बकरी ने तुझे बताया नहीं कि गरीबी केवल मन की होती है, विचारों की होती है। ये इस तरह की बातें जब भी शोषक या शोषित वर्ग जब भी अपनी आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले ये लोग यानी डंडे का इस्तेमाल नहीं करते, पहले इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं जिससे चार लोग और समझें कि ये तो बड़े न्याय का पक्ष लेने वाले हैं। कर्मवीर कहता आज़ाद देश में रहने का तुझे हक क्या है। तब देखिए बड़ा अच्छा व्यंग, हम कहें कि चैखों के शब्दों में कि कविता में या कहानी में या किसी भी रचना में जिस उद्देश्य की तलवार रचनाकार उठाता है वह जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ चलनी चाहिए, अन्यथा वह रचना बिखर जाती है। यहाँ पर ये वाक्य देखिए इस औरत का कि जब कर्मवीर कहता आज़ाद देश में रहने का तुझे हक क्या है, औरत कहती हम देश में नहीं रहे थे हुजूर, गांव में रहे थे। ये बहुत बड़ा व्यंग कि जब वो कहती है कि हम देश में नहीं रहे, हम गांव में रहे थे। धर्म की बातें किस तरह से लोगों को डराना, धमकाना और उसी की आड़ लेकर अपने मतलब सिद्ध करना कुछ संवादों के माध्यम से मैं